you always have to break your mind first. Just they wanted कि जो inherently by blood Indians हो लेकिन by mind Britishers हो. At least they will go with the pace of the technology. है ना? These all are inherent. ये दिखती नहीं है. जो higher pleasures of life की तरफ जा पाएगा वो कंटेम्प्ट हो पाएगा. Inherent pleasures of life क्या है? ये खुशियों के लिए, satisfied हो के लिए. There will always be a higher mountain ahead you. These will always push you ahead in your life. Concept building है, logic building चाहिए इन सब्जेक्ट्स में. तो सिर्फ बुक ना पढ़ो उन सब्जेक्ट्स में जो आपका वे आउट है. उनमें बुक्स के अलावा गूगल के हेल्प लो, रिसर्च करो, तो फिर आपका माइंड आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगा, है ना. जहाँ तक तुम्हें खींच के ला पाए उतना तो कोशिश करेंगे, है ना. हम नहीं एक्सपेक्ट करते, मैं तो नहीं करता कि तुम मेरे बराबर आ जाओगे, लेकिन कोशिश करता रहूँगा. अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करना, दूसरे की चीज़ों से अपने को क्वेश्चन करना. So you have almost 10 to 12 years of complex, high-level, real-value knowledge. When a high school student asks you for career advice, how much of that valuable wisdom do you feel the current education system allow you to transfer to him or her before you had to switch back to this reality? मतलब mentorship as in your view क्या है? मेंटरशिप में प्राइमरी थिंग मुझे जो लगती है कि अपनी विजडम देने से पहले ये एक्सेस करना कि सामने वाले की कैपेबिलिटीज़ क्या है ना. क्योंकि मतलब अगर तुम दोनों मुझसे सेम क्वेश्चन आगे पूछोगे लेकिन मेरा आंसर अलग होगा दोनों के लिए. क्योंकि अगर मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ क्या है तो तब तक मैं अपना विजडम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ना. कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या है वो कि हो सकता है कि तुम दोनों सेम जगह पे पहुंचना चाहते हो, है ना. जैसे जनरली एक सिंगल जेई बैच का भी एग्जांपल ले लें. तो एक सिंगल जेई बैच है, अब उसमें दोनों का दो बच्चे हैं, दोनों का एम सेम है, दोनों को जेई पहुंचना है, लेकिन दोनों की कैपेबिलिटीज अलग अलग है ना. फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं प्रियांशु हूँ, है ना. प्रियांशु की कैपेबिलिटीज है कि उसकी मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी है ना. तो उसको मुझे गाइड करने के लिए कुछ बर्डन नहीं करना, उसको बस मैं जो बोलूँगा वो करता जाएगा. अगर मैं उसको बर्डन करूँ तो हो सकता है वो उसकी मतलब कैपेबिलिटीज से वो कम परफॉर्म करे, है ना. वहीं कोई दूसरा बच्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ आदित्य को ले लो, है ना. तो उसको वो बिना प्रेशर के नहीं पड़ेगा, है ना. तो दोनों बच्चों का एम सेम है, कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, तो उनका दोनों का पाथ अलग अलग है. अब वहीं एजुकेशन सिस्टम की जो हम बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कितना अलाउ करता है ना. तो एजुकेशन सिस्टम सबको एक ही सिरे से एक्सेस करता है ना. उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. तो एजुकेशन सिस्टम जो हमें देता है एक्चुअली उनको देनी भी नहीं चाहिए ना फ्लेक्सिबिलिटी. वो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तो उतना ही लोग अपने आप को चूज करेंगे जो उनके लिए ईजी हो. जैसे फ्लेक्सिबिलिटी मिली है ना. तो अगर बेसिक मैथ और बेसिक स्टैंडर्ड वाली बात है ना, मैथ बेसिक और मैथ स्टैंडर्ड, तो जिनको मन नहीं है मैथ करने का लेकिन ज़रूरत है तो कह देंगे बेसिक कर देता हूँ ना. पर बेसिक का इतना फ़ायदा नहीं है आगे जाके. हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ होनी चाहिए? मेंटर को मिलने के पास होनी चाहिए कि वो दोनों को एक्सेस अपने जितने भी बच्चे हैं उसके एडवाइस लेने आते हैं एक्सेस कर सके कि इन दोनों की कैपेबिलिटीज़ क्या है और फिर इनके लिए इंडिविजुअली क्या पाथ सही होगा, है ना. सर आप चाहते हैं कि बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट्स को रटे नहीं समझे. ये क्लासरूम एंड कोचिंग कल्चर फोर्सेस स्टूडेंट्स टू प्रिटेंड दे अंडरस्टैंड जस्ट टू सर्वाइव. मतलब ये ऐसा हो जाता है ना कि कुछ समझ में आए या ना आए, समझने की एक्टिंग करनी बहुत अच्छी आ जाती है. सो हाउ डू वी ट्रस्ट एजुकेशन व्हेन सर्वाइवल मास्क्स लर्निंग? हाँ, तो इस बात पे क्वेश्चन एजुकेशन सिस्टम को वो नहीं करना है. क्वेश्चन गलती बच्चे की है और कहीं ना कहीं गलती उन टीचर्स की भी है जो क्यूरियोसिटी को रोकते हैं, है ना. ये क्यूरियोसिटी को रोकने का जो मतलब इनहेरेंट नेचर हो गया है टीचर्स का, वो इसलिए है कि वो एक तो मान दे कि हम गलत नहीं हो सकते, या फिर एक टीचर ये कह दे कि मुझे नहीं आता, है ना. ये बोलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना. वो अपने आप को गुरु की जगह भगवान मानने लगते हैं कि हमें सब कुछ आना चाहिए अगर हम टीचर हैं. ऐसा थोड़ी है ना. कितनी बार होता है कि जो नहीं आता तो बोल दो नहीं आता, है ना. लेकिन अब टीचर क्या कहता है, उसके पास अथॉरिटी है. तो जब भी उससे बच्चा कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है तो उसका फर्स्ट वे आउट रहता है कि किसी तरह से डांट के या फिर मना करके भगा दूँ, मुझे इस चीज़ को कन्फ्रंट ना करना पड़े कि मुझे नहीं आता, है ना.
तो अब धीरे धीरे बच्चे के अंदर क्या बैठता जाता है कि क्वेश्चंस, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, इसमें भी ऐसा हो गया था कि क्वेश्चंस नहीं पूछने, है ना। मैंने कभी अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी क्वेश्चंस पूछे ही नहीं क्लास में, है ना। उसका प्राइमरी रीज़न यही था। और फिर उसके बाद फिर जब एक टाइम के बाद बच्चा इवॉल्व हो जाता है, बस मुझे यूँ हिलाते रहना है, गर्दन हिलाते रहनी है, ऐसे ऐसे करते रहना है ना। चाहे बस गर्दन हिलती रहती है, चाहे दिमाग क्लास में हो या ना हो, है ना। तो और उससे दूसरा नुकसान ये होता है कि अब जब बच्चा क्लास अगर वन वे हो जाती है, तो वो एक जो इंटरेक्शन फैक्टर है क्लास का, वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो कुछ बच्चे जो रहते हैं, जिनको जो मेरे जैसे हो जाते हैं, जिनको क्वेश्चन पूछने की आदत नहीं है ना, जिनको उसी समय डाउट सॉल्व करने की आदत नहीं है, तो वो उस क्लास के बस एक तरह से ये मान लो कि ऑडियंस रह जाते हैं, है ना। तो अब मेरा वो इसीलिए बचपन में मेरा पढ़ने का तरीका हमेशा ये रहा है कि अगर आप समझने के नज़रिए से पढ़ते हो किसी क्वेश्चन को, कि मुझे इसको समझना है, व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड, ये ऐसा क्यों लिखा है, तो आपकी रिटेंशन बहुत हाई रहती है ना। कि अगर आप सिर्फ उस टाइम पढ़ने के लिए पढ़ोगे, तो रिटेंशन में भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे, वापस एग्जाम के लिए रिटेंशन। लेकिन जब आप समझने के लिए पढ़ते हो, तो आपको मतलब फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ, मैं कहता हूँ 10 15 20 ईयर्स तक भी चीज़ें याद रहती हैं। जैसे अगर मैं अपनी जेई जेई के टाइम की जर्नी की जो मेरे पास लर्निंग थी, जैसे फिजिक्स तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब बच्चे कभी कभी डाउट्स लेके आते हैं, तो मुझे वो याद रहता है कि ये ऐसे होगा, है ना। मैंने इसको करने के लिए ये दूसरा तरीका निकाला था, तो वो चीज़ें मुझे याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने उन चीज़ों को बेस एकदम फाउंडेशन से समझा है ना। जैसे इनको ये जो जेई वाले, इनको कल प्रॉब्लम हो रही थी सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन करने में ना, तो एक कुछ बच्चों को बेसिक लैग कहाँ था कि उनको फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है सेंटर ऑफ मास की, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, है ना। मतलब जिस क्वेश्चन को मैं अपनी 15 साल पहले 20 साल पहले की अंडरस्टैंडिंग से ओरली कर पा रहा था, उसके लिए उनको सॉल्व करना पड़ता था 2-3 मिनट के लिए, जस्ट बिकॉज उनको फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता था कि सेंटर ऑफ मास का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो ये जब वही बात है कि इन टू कंक्लूड कि जितना ज़्यादा फाउंडेशन से समझोगे, जितना ज़्यादा अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, उतना कम रिवीजन पे टाइम लगेगा, उतना इजी क्वेश्चन समझ में आएंगे, और उतना ही आप लंबे टाइम के लिए उसे रिटेन कर पाओगे, है ना। कोर्स इतना बड़ा है कि हर चैप्टर एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा उसके रिवीजन पे आने में कम से कम 4 या 5 महीने लग जाते हैं, है ना। सेकंड रिवीजन में 4 या 5 महीने लगते हैं, फिर थर्ड रिवीजन थोड़ा और जल्दी होता है ना। तो वो 4 या 5 मंथ्स में काफ़ी बच्चे जो कैपेबिलिटीज उनने टेम्परेरीली डेवलप करी थी, वो लूज कर देते हैं। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट, ताकि वो जो 4-5 महीने का गैप है, उसमें इतना भी लॉस ऑफ लर्निंग ना हो कि वापस रीगेन ही ना कर पाओ। Sir, knowing what you know about life, impact, and true intelligence based on your personal experiences, if you had to assign a GPA to the global education system existing now, what would it be? And what is the one thing which you personally, as a teacher, as a mentor, would do to improve that grade? क्योंकि आप जितना पेशेंस एंड काम देना हमारे पास तो नहीं है, तो वो एक चीज़ आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज करती है व्हेनेवर यू सी स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद? तो अगर मैं ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम को कोई रेटिंग नहीं देता ना, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता है ना। जैसे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स, है ना। ब्रिटिशर्स की का बेस ये था कि उन्हें चाहिए थे अच्छे सर्वेंट्स जो उनके ऑफिस में काम कर सके, है ना, जिनको तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश काफ़ी इंक्लूडेड है ना। कि मैकुल जो भी एजुकेशन सिस्टम मैकुल वगैरह 1835 वगैरह में उन्होंने जो भी पॉलिसीज लाई थी, वो इसी बेसिस पे थी कि थोड़ा इंग्लिश प्रमोट किया जा सके, है ना, थोड़ा उनका कल्चर प्रमोट किया जा सके। जस्ट दे वांटेड कि जो इनहेरेंटली बाय ब्लड इंडियंस हो, लेकिन बाय माइंड ब्रिटिशर्स हो, है ना, ऐसे लोग जाते थे वो। तो अब कहीं ना कहीं उसी पे अपना फाउंडेशन सिस्टम बिल्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो वाली इनहेरेंट चीज़ें अपने में आती हैं, हाँ, जिसको मतलब कॉलोनियल फीवर कहे, कुछ भी कह लो, कि कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, पर है ना, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, वो वाला हिसाब है। तो अब इस कारण से एजुकेशन सिस्टम इंडिया का तो डेवलप होने लगा है, और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एकदम बिल्कुल बदल दो बेस से ही, है ना। बेस से किसी चीज़ को बदलने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी अभी भी अगर एज ए क्वालिटीज़ जो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना चाहता है, जो उसका एम है कि ये क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर होनी चाहिए ना, वो क्वालिटीज़ अभी भी वो कैपेबल है एजुकेशन सिस्टम। बस बशर्ते ये है कि स्कूल्स अपना रोल अच्छे से करें और टीचर्स अपना रोल अच्छे से करें, है ना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी, जैसे मुझे भी कभी भी कोई किसी कॉन्सेप्ट में अगर
रेंडली हुआ है कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है ना, जो डाउट्स आते हैं कि, तो वो सारे डाउट्स एनसीईआरटी बुक से सॉल्व होते हैं, है ना। लेकिन बस वही है कि अब एनसीईआरटी बुक से सॉल्व होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की वैल्यू इतनी नहीं रही, है ना, कोचिंग सिस्टम पे ज़्यादा फोकस हो गए। तो अब जो चीज़ बेस प्रोवाइड कर रहा था वो आपने छोड़ दिया है, सीधे थोड़ा हायर लेवल पे चले गए। तो एजुकेशन सिस्टम जो प्रोवाइड करना चाहता है वो तो वहाँ पे है, बट लोग एजुकेशन सिस्टम पे मतलब या तो भरोसा नहीं कर रहे, या फिर अच्छे से दोनों को सप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, है ना, एजुकेशन सिस्टम और कोचिंग सिस्टम को सप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे थोड़ी कमी रहती है। तो अगर ऐसे रेटिंग करने की बात करें तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ऑन पेपर बेसिस कि पेपर पे क्या है ना, आई वुड रेट अराउंड 8.5, है ना। लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जब आते हैं उसके, तो इट इज़ ओनली 4-5, है ना। पर फिर भी अभी मुझे काफ़ी रिसेंटली काफ़ी ऐसे मतलब इनोवेटिव स्कूल्स देखने को मिले, वो बिल्कुल ऐसे ना प्राइवेटली चालू हैं। जैसे गुजरात का एक स्कूल था ना, काफ़ी मतलब लोकल एरिया में है काफ़ी, लेकिन वहाँ पे लैब किसकी है, इंडस्ट्री 4.0 की लैब है। 4-5 साल के बच्चे ऑटो कैड पे काम कर रहे हैं, 4-5 साल के बच्चे और रोबोटिक्स के पे काम कर रहे हैं, लाइन फॉलोवर्स बना, है ना। मतलब उसमें 4-5 साल की एज से लेकर 10-12 साल तक के बच्चे हैं। लेकिन जब बच्चा अपना अभी आज अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या है, अपना स्टूडेंट पीयर क्या है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी क्लास के बच्चे, वहाँ पे वो बच्चे क्या कर रहे हैं, 4-5 साल का बच्चा है, साथ में सेम लैब में 12-13 साल का बच्चा भी है और एक 16-17 साल का बच्चा भी है। तो दे आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, है ना, कि छोटे बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी कह लो, या फिर एक वो रहता है कि ये कैसे, ये क्यों, नए नए आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक बॉक्स में नहीं डाला है अभी, है ना। तो वो आइडियाज वहाँ से काफी इनकलकेट है। उनकी डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, तो छोटे बच्चे वाज मोर ईगर टू पुट इन आइडियाज, क्योंकि उनके उनके पास कुछ नहीं कि लोग मेरे पे हंसेंगे, ये होगा वो होगा। तो कुछ भी आइडिया कि मतलब एरोप्लेन बनाना है, तो कुछ भी उनका आइडिया ये होगा कि चाहे सर इसको ब्लू कलर का बनाएंगे ताकि आसमान में नहीं दिखे, है ना। तो अब वही आइडिया है कि किस तरह से इनविजिबल एक एयरक्राफ्ट बना सके। उनका आइडिया क्या है कि ब्लू कलर का बनाते हैं ताकि आसमान में दिखे, है ना। तो इस तरह के आइडियाज, ये सारे आइडियाज छोटे बच्चे ज़्यादा इजीली फ्लो कर दे पाते हैं। लेकिन वहीं ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ हो जाती है, जैसे बड़े हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है ना, हंसेंगे तो नहीं। तो वो वहाँ पे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो और मतलब उनके प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी मतलब वेल प्लान्ड, वेल फ्लरिश्ड। पर वही बात था कि ऐसे अटल टिंकरिंग लैब्स है वैसे गवर्नमेंट की तरफ से, पर मतलब अब वही है कि अप्लाई तो स्कूल्स को ही करना है ना। तो उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा तो स्कूल्स को ही उठाना है, वो चाहते नहीं है। हाँ, इतना कौन इतनी हेडेक ले कि एक लैब लगाए, उसमें ये करे उसमें वो करे, हाँ। तो बस वहीं पे थोड़ा लैग करता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में। लेकिन मतलब पॉलिसी वाइज इट इज़ वेरी गुड। So that's the one thing which you would personally change in this हाँ, to improve the grade. हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा इंक्लूड किया जाए, नॉट जस्ट प्रैक्टिकली केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर लिया, फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर लिया, है ना। वो थोड़ा जो ऐसी चीज़ें जो आज करंटली डेवलपमेंट में है ना, ताकि एक बचपन से इंट्रोड्यूस करवा दिया कि अच्छा इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये होता है ना। तो एक थोड़ा सा एक माइंड खुल जाता है कि इस तरफ जाना है, दुनिया में ये हो रहा है। वो बच्चे बड़े होंगे तब तक कुछ और नया आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट दे विल गो विद द पेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, है ना। जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर होगी। जैसे तो बेस्ट अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कोडिंग कर लोगे, है ना। पर वो भी बहुत पीछे है, कोडिंग का भी टाइम 20 साल पहले चालू हुआ था, है ना। इस समय कोडिंग इंट्रोड्यूस करने, जैसे अभी सीबीएसई स्कूल्स में कुछ जो भी आगे आगे चल रहे हैं स्कूल्स, उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है ना। जैसे जिस स्कूल से टाइप वगैरह है, तो उन्होंने अब धीरे धीरे फ्रेंच वगैरह इंक्लूड करना चालू किया है ना, छोटी क्लासेस से। और दूसरा बस एक लिमिटेशन ये आ जाता है कि छोटे शहरों में जैसे फ्रेंच पढ़ाने वाला, कोडिंग पढ़ाने वाला अच्छा टीचर नहीं मिल पाता। अब वो ठीक है, वो बेस्ट स्कूल है, अफोर्ड कर सकते हैं तो कर पा रहे हैं। तो जनरली हर स्कूल्स के लिए ये मतलब इतना अवेलेबिलिटी नहीं रहती, एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है इन एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों की, वो पढ़ाने वाले लोग मिलते हैं, है ना। और सिर्फ पढ़ाने वाले के साथ साथ जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबली पढ़ाने वाले, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि टाइम काट के जाना है ना, वैसे लोग ना मिले। सर, हम लोगों ने अभ्यास आईआईटी से एक्सपेरिमेंटेशन, स्किल और नॉलेज को वैल्यू करना सीखा है। Yet other adults measure success by money, college and marks. How do we know what we are learning is even valued outside these walls? क्योंकि हमें तो हमेशा से यही बोला जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री पढ़ो। एंड व्हाट इज योर लाइफ पर्सपेक्टिव अबव ऑल दिस?
एक्चुअली क्या होता है कि जो ये बाकी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ थिंग्स बोली तुमने, एक्सपेरिमेंटेशन है ना, लर्निंग्स वगैरह, दीज ऑल आर इनहेरेंट, ये दिखती नहीं है ना। इन चीज़ों, ये चीज़ें किसी इंसान को तभी पता चलती है जब कोई तुमसे मिले, है ना, वन ऑन वन टॉक करे, या फिर तुम कहीं पे हो, तुमसे कोई बात करे वन ऑन वन, या फिर तुम किसी को एड्रेस करो, है ना, ऑडियंस को। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं बाकी, दीज आर सुपरफिशियल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन दीज आर द थिंग्स दैट गेट्स अट्रैक्शन फर्स्ट, या फिर दैट गेट्स अटेंशन फर्स्ट, है ना। पैसा हो गया, अच्छा घर हो गया, बड़ा घर हो गया, बड़ी नौकरी हो गई, ये पहले दिखती है। पर अब जैसे मैं अगर तुम्हें एग्जांपल भी दूं, अगर जैसे मेरे साथ वाले तो सब कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे होंगे, पर आर दे ऑल हैप्पी, देर देर इज अ क्वेश्चन भी, है ना, बिहाइंड इट। तो जब आप इतनी सब चीज़ें होने के बाद, ये सब चीज़ें होने के बाद भी कंटेम्प्ट नहीं हो पाते हो, है ना, तो ज़्यादा बुरा क्या है कि ये जो चीज़ें जो लोगों को दिखती नहीं है वो पाकर खुश रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे भी खुशी मिल जाएगी, है ना, एट द एंड तो वही जो हायर प्लेजर्स ऑफ लाइफ की तरफ जा पाएगा वो कंटेम्प्ट हो पाएगा, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं तो दो तरह के प्लेजर्स हैं, जैसे जो चीज़ें तुमने बोली, मनी, बंगला, घर, ये दीज आर लोअर प्लेजर्स ऑफ लाइफ, है ना। कोई इमैनुअल कांत ने लोअर प्लेजर्स ऑफ लाइफ है कि ये खुशी देंगे लेकिन सतही खुशी देंगे, है ना। इनहेरेंट प्लेजर्स ऑफ लाइफ क्या है, यही खुशी हो, खुश हो कि नहीं, सेटिस्फाइड हो कि नहीं, है ना। तो जब तक तुम घर, पैसा, बंगला, गाड़ी वाली चीज़ों पे जाते रहोगे, हाँ, तो इनका तो कोई अंत ही नहीं है ना। कि अब कल तुम अगर BMW ले लोगे तो कोई और रोल्स रॉयस ले लेगा, फिर घर वाले कहेंगे उसने तो रोल्स रॉयस ले ली, हाँ, तेरे साथ कहीं पड़ा हुआ है ये वो। तो कंपैरिजन तो कभी एंड नहीं होने वाला, हाँ, देयर विल ऑलवेज बी हायर माउंटेन हाइड यू, हाँ। तो अगर कंटेम्प्ट चाहिए तो ये सब आएगा हायर प्लेजर्स की तरफ जाके और लोअर प्लेजर्स को त्याग करके, है ना। तो वही बात है कि अब जैसे जैसे तुम मैच्योर होते जाओगे वैसे वैसे ये जो चीज़ें हैं, मार्क्स वगैरह, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे लिए वैल्यू कम करते जाएंगे, जैसे जैसे तुम वर्ल्ड के बारे में, लेकिन अभी तुमको सब ये चीज़ें बोलते हैं तो इसलिए तुम्हारा ध्यान उस जगह जाता है ना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम इन्हें छोड़ दो, क्योंकि दीज विल ऑलवेज पुश यू अहेड इन योर लाइफ, क्योंकि है ना कि इस बार तुम 90 ले आए तो अगली बार तुम 89 से कुछ नहीं होने वाले, है ना। दीज मतलब जो टेंजिबल थिंग्स विल पुश यू इन लाइफ, तो ये भी जरूरी है ना। पर एक एंड पे जाके अगर इनसे बाहर नहीं आ पाए तो प्रॉब्लम है, हाँ। तो मैं कहूँगा इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में भी जब तक तुम फाइनेंशियली सेटल नहीं हो जाते, है ना, तब तक ये चीज़ें बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम्हें अगर तुम 10-12 साल की उम्र से सोचने लगे कि नहीं मैं तो बाबा बनूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो बड़े होकर पता चला कि बाबा भी नहीं बन पाए और पढ़ाई भी नहीं की, है ना, टाइम में पीछे तो नहीं जा सकते ना। तो अभी के लिए क्या जरूरी है कि अपने आप को उतना केपेबल बना लो कि अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को तुम एक फाइनेंशियली और मतलब थोड़ा सा कंटेम्प्ट कर पाओ कि हाँ, अब इनकी जिंदगी में फर्स्ट लाइफ प्रॉब्लम्स नहीं है, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स नहीं है कि वो मतलब कि घर है, बंगला है, गाड़ी है, बंगला तो नहीं, ठीक ठाक है, घर है, लेकिन जितनी भी जरूरतें हैं वो फुलफिल हो जाती है, एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है ना। उसके बाद तुम अहेड बढ़ सकते हो हायर प्लेजर्स के, ये ठीक है, अब इस बात से हम सेटिस्फाइड हैं, अब कंपैरिजन में मत घुसो, हाँ। तो वो अब पर वही धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी तो समझ आएगी, तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं तुम भी आगे अपने बच्चों के लिए करोगे कि पढ़ ले, 60% नंबर क्यों है, हाँ। तो ये सब तो साइकिल है, चलती रहेगी ना, क्योंकि these things अगर will work for you and these same things will work for your children, है ना। इनिशियल कैपेबिलिटीज बिल्डअप करने के लिए अब तुम्हें अपना बिजनेस भी चलाना है, धंधा भी चलाना है, तो मार्केट की समझ तो होनी ही चाहिए, है ना। तो मार्केट की समझ तो इन्हीं चीज़ों से आती है कि अब स्कूल्स का काम सिर्फ, एजुकेशन सिस्टम का काम सिर्फ ये थोड़ी है कि मतलब कि बस पढ़ा दिया, पढ़ाई दे दी, है ना। और भी काफ़ी है तुम सीखते हो स्कूल से, है ना। जैसे अगर कभी भी तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, जस्ट टू कि अपने पीयर्स के साथ कैसे रहना है ना। कि मतलब फर्स्ट जो एक मैं कहूँगा कि आउटसाइड वर्ल्ड का फर्स्ट जो ओवरव्यू मिलता है हमें एज ए पर्सन, हमें स्कूल से ही मिलता है। उससे पहले तो हमेशा घर में रहते हैं, घर पे तो आपको एकदम बिल्कुल थाली में से सजा के रखा जाता है कि कुछ हो ना जाए, जैसे ही बाहर आप निकलते हो वैसे ही आपको बुलीज मिलेंगे, है ना। कुछ टीचर्स मिलेंगे जो स्ट्रिक्ट हैं ज़्यादा, कुछ ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो बहुत अच्छे हैं, तो आपको चलते नहीं दुनिया बहुत बड़ी है ना। तो फर्स्ट बार जब आप देखते हो इन सब लोगों को तो आपको पता चलता है हाँ चलो ठीक है, वर्ल्ड इज बड़ा, वो बहुत बड़ा है। फिर भी जब और धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये वर्ल्ड और बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है ना।
वो वही बात है कि जैसे जब तक अपने सिटी में हो तब तक ढूंढते हो कि मेरे स्कूल का कौन है। जैसे सिटी से बाहर निकलते हो तो मेरे स्टेट के कौन है ना। इंडिया से बाहर निकलोगे तो इंडिया का कौन है। तो वही वाली बात है कि आउटसाइड वर्ल्ड से कंपैरिजन करते हुए अगर खुश रहना है तो हायर प्लेजर्स की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन हायर प्लेजर्स तक तभी जा पाओगे जब तुम लोअर प्लेजर्स से मुक्त हो चुके होगे, है ना। तो अगर लोअर प्लेजर से मुक्त नहीं होगे तो हायर प्लेजर पे कभी नहीं जा पाओगे ना। बुद्धा भी बुद्धा कब क्यों बने थे, क्योंकि उनके पास सारे लोअर प्लेजर्स थे ना, राजकुमार टाइप थे, मतलब काफी हायर फैमिली को बिलोंग करते हैं। तभी तो वो सोच पाए कि इससे बड़ा कुछ है। जब तक तुम लोअर प्लेजर्स के पीछे भागते रहोगे तब तक वही गोल रहेगा। जब वो मिल जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा देयर इज हायर प्लेजर इन लाइफ। जो ये लोअर प्लेजर्स पूरा नहीं कर सकते तो बाबा ही बनना पड़ेगा ना। तो ये वाला साइकिल है, लेकिन अभी के लिए जरूरी है मार्क्स वगैरह। Sir, if this education system were a piece of software, what would be the most critical bug you had submit a report for, and what severity level? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में मार्क्स को ही आर्मर बना के आगे लाइफ की टग ऑफ वॉर के लिए भेज दिया जाता है। तो मतलब ये किस हद तक सही है या क्यों है सर? ना वही जैसे अभी हमने बात करी है ना, इससे अगर मतलब ये बात करी जाए कि एजुकेशन सिस्टम में भी क्या बग है, तो आई वुड से कि थोड़ा सा टाइम लैग है ना, या फिर सॉफ्टवेयर का शुरू हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। कि जिन कॉन्सेप्ट्स को आप थोड़ा अर्ली इंट्रोड्यूस कर सकते हो वो बहुत लेट इंट्रोड्यूस होते हैं, है ना। जैसे अगर सिंपल से एक ग्राफ देखें पढ़ाई का तो 8th क्लास तक कुछ नहीं है ना। नॉर्मल चीज़ें है ना, बिल्कुल बस सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी वोकेबलरी इंप्रूव करी जा रही है ना। साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी नहीं है ना। लेकिन अब 9th 10th 2 इयर्स की ड्यूरेशन में इतना बड़ा जंप नहीं आता। आप थोड़ा सा उससे एक्सपेंड करते हो इन चीज़ों को। लेकिन फिर जैसे आप 10th से 11th में जाते हो, है ना, आपने खुद ने कर दिया था कि 10th क्लास में कितने चैप्टर्स है केमिस्ट्री के? 4, हाँ, फिजिक्स के 4, 5 के 4-5 चैप्टर्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं। लेकिन जैसे 11th में जाते हो केमिस्ट्री की 2 बुक्स हो जाती है ना। तो अब इससे होता क्या है कि एक अचानक से एक फियर बिल्ड हो जाता है कि 10th तक केमिस्ट्री इतनी आसान थी, 4 चैप्टर थे छोटे छोटे, अब एक चैप्टर 4 के बराबर है, जी क्या हो रहा है। और फिर ऊपर से ये भी इनफ नहीं है, ऊपर से हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, कोचिंग का पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, तो एक टाइम लगेगा, है ना। जो एक्स्ट्रा बर्डन हम देखते हैं 11th 12th में आने पे वो इसी कारण से कि टाइम लगेगा। अगर यही चीज़ें जो आप 8th 9th 10th में इंट्रोड्यूस कर रहे हो 1-2 साल अर्ली हो जाए, है ना, या फिर 6th 7th 8th में थोड़ा सा बर्डन बढ़ा के, है ना, और 9th 10th में और थोड़ा सा बर्डन बढ़ा के 11th वह उतनी ही रखो, तो एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम, है ना। तो ये थोड़ा टाइम लैग, तो उसकी सीवियरिटी लेवल में कहूँगा कि हाई सीवियरिटी है, क्योंकि मतलब इतना अचानक से इतना सब कुछ ग्रैंड स्कीम हो जाने से आपको दिखता नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल बर्डन ज़्यादा पड़ता है ना। कि अब आपने एक चीज़ को कमिट कर दिया लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे ना, तो सब ज़्यादा बर्डन उससे पड़ता है कि जब आपने साइंस ले ली लेकिन साइंस हो नहीं पा रही, मैथ ले ली, मैथ इतनी ईजी थी 10th तक, अचानक से 11th में क्या आ गया है, हाँ। तो ये सब थोड़ा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसके बाद एक कुछ और भी कुछ बोला था ना सर? मतलब आपके पर्सपेक्टिव में वो क्या है, मतलब आप कैसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स जब उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप हाँ। क्या कर सकते हैं, करना चाहते हैं? अब ये तो थोड़ा जैसे अब तुम तो करते ही हैं, मतलब एजुकेशन सिस्टम में मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज कर पाऊँ, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट में तो अपन ने किया ही है। जैसे अगर फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो एलिमेंट्स के नाम, हाँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, एलिमेंट्स के नाम जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं अराउंड 9th क्लास में, है ना, वो 6th क्लास वालों को पढ़ाते हैं। सिंबल्स, एलिमेंट्स के सिंबल 6th क्लास वालों को। 7th क्लास में उनको आयोनिक कंपाउंड्स बनाना आता है जो 9th क्लास में, हाँ, वही है तो सब कुछ 9th में एक साथ आएगा, लेकिन मैंने वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा 6th में कर दिया, थोड़ा 7th में कर दिया, है ना। अभी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वो 7th में इंट्रोड्यूस में करने वाला हूँ, मतलब 7th में छोटा सा कोर्स है, 3-4 चैप्टर हैं, 2-3 महीने में हो जाते हैं। उसके अलावा क्या करोगे, थोड़ा सा इनके फाउंडेशंस बिल्ड करेंगे, हाँ। तो वो हमने तो अपने इंस्टीट्यूट में चालू किया ही है। बताऊँ नेता वेता मंत्री बनाऊंगे फिर इंडिया की भी सोचेंगे। सर, आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। When we are juggling 8 subjects, each with daily homework, weekly targets and exams,
it feels like we are managing 8 full-time jobs with no project manager and impossible deadlines. What's your advice for optimizing the student workload algorithm without just saying manage your time better? क्योंकि वो तो हमसे नहीं हो पाता. तो इसके लिए ना सेग्रीगेट करो सब्जेक्ट्स को. देयर आर सम सब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग, और मैं कहूँगा कि इंटरकनेक्टेडनेस. हाँ, तो उन सब्जेक्ट्स को हर दिन टाइम देना है ना. जैसे साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, है ना. अगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रहे हो तो वो, है ना, क्योंकि ये इन सब में अगर तुम्हें मतलब सिर्फ नंबर के लिए पढ़ना है तो फिर तो एग्जाम से पहले पढ़ के ले ही आओगे. हाँ, लेकिन अगर समझने के लिए पढ़ना है तो ये जो भी सब्जेक्ट्स है जिनमें एक थोड़ा इंटरकनेक्टेडनेस चाहिए, या फिर कहूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, लॉजिक बिल्डिंग चाहिए जिन सब्जेक्ट्स में, उन सब्जेक्ट्स को डेली टाइम देना है ना. फिर उसके अलावा जो बचते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, तो इसमें से अगर कोई सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है तो इसको थोड़ा वे आउट बना लो ताकि पढ़ाई स्ट्रेस ना लगे. जैसे मैं अपना बचपन का कहता हूँ, 6th क्लास में उस समय 6th में रामायण चलती थी. रामायण की बुक होती थी इतनी पतली. 7th में महाभारत चलती थी, तो वो मेरा वे आउट था, है ना. सैनिक स्कूल में था तो वहाँ पे हमेशा ऐसे शाम को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था कि 6:30 से 8:30 तक प्रेप रूम में बैठ के पढ़ना ही है पूरे हाउस को, सारे बच्चों को. तो अब वहाँ पे पढ़ने तो जाना ही है, बाकी कुछ पढ़ने में मज़ा नहीं आता. तो मैंने वो कम से कम रामायण 100 से 150 बार पढ़ी है ना. 7th में महाभारत 100 से 150 बार पढ़ी है, और 8th में भी मैं 7th में महाभारत पढ़ता था, क्योंकि वो मेरे लिए पढ़ाई का वे आउट था, है ना. तो ऐसे कोई ना कोई सब्जेक्ट, क्योंकि तब हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी हम एज ए वे आउट नहीं देख पाते थे ना. लेकिन जैसे अब मैं देखता हूँ तब मेरे लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वे आउट है ना, साइंस मैथ्स से, कि थोड़ा उसमें वहाँ पर जब रियल वर्ल्ड से पढ़ पाता हूँ, रियल वर्ल्ड से चीज़ें कनेक्ट कर पाता हूँ, रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर पाता हूँ, तो मुझे वो चीज़ें कहानी टाइप लगती है कि हाँ, ये चीज़ उस बुक में लिखी है, ऐसा ये हो रहा है और इसके ये रिपरकशंस आ रहे हैं. और ये और जब भी ज़्यादा तब होता है जो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ो, है ना. तो इन सबको रियल लाइफ से और कनेक्ट कर पाते हो. तो ये सब, इन सबको ऐसा कोई 1-2 सब्जेक्ट पकड़ लो जो वे आउट हो, ताकि वो बर्डन ना लगे, है ना. और साथ साथ में वो कोर्स तो हो ही जाता है कंप्लीट. तो सिर्फ बुक ना पढ़ो उन सब्जेक्ट्स में जो आपका वे आउट है, उनमें बुक्स के अलावा गूगल के हेल्प लो, रिसर्च करो, है ना. जैसे हिस्ट्री पढ़ मान लो वे आउट है, तो उसके लिए तो तुम्हारे पास जानने के लिए अथाह रिसोर्स है ना. गूगल करोगे, यूट्यूब पे 100 वीडियोज़ होंगी, हाँ. तो उनको पढ़ने के लिए नहीं, बस एज ए कहानी की तरह पढ़ना है ना. और फिर उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है जिनमें जो अब मैं कहूँगा कि जॉब वगैरह के लिए ज़्यादा ज़रूरी हुए हैं, है ना. साइंस, मैथ्स, है ना. अगर आपको अच्छी पैसे इनिशियल अच्छा पैसा चाहिए जॉब में, तो जनरली यही सब्जेक्ट्स हैं, हाँ. तो अब इनको आप एज ए लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव करना है तो इनको डेली टाइम देना है. उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बच गए कुछ कुछ, है ना, कि हिंदी हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, है ना. तो इंग्लिश को मैं एज ए डेली पढ़ने के लिए एग्जाम से पहले पढ़ना. उसके अलावा नॉर्मल रीडिंग में तो आप इंग्लिश कर ही रहे हो, हिस्ट्री में कर रहे हो, ज्योग्राफी में कर रहे हो, तो वहाँ पे अपनी वोकेबलरी मेंटेन रखो, है ना. तो बस यही है कि टाइम को मैनेज नहीं करना, सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है ना. 8 सब्जेक्ट हैं, तो साइंस, मैथ्स, है ना, और एक और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये जनरल चलते रहे. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, ताकि एग्ज़ाम से एक रात पहले बर्डन ना आए. और उसके अलावा हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, ये तो 10th तक ही है. उसके बाद तो तुम भी नहीं पढ़ोगे, हम भी नहीं पढ़ाएंगे. तो एस्पिरेंट्स हमारे जैसे उनका टाइम मैनेजमेंट कैसे 3 सब्जेक्ट में के तुम तो जंग में हो. सुनील सर कहते हैं ना, यू आर ऑलरेडी इन द फील्ड ऑफ महाभारत. से तो तुम्हें टाइम नहीं, तुम्हें तो अपने हैप्पीनेस मैनेज करनी है कि किस तरह से मोटिवेटेड रहें उन सब्जेक्ट्स में. मतलब वो तो पढ़ना ही है, लेकिन अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स को वे आउट बना लो. तुम्हारे पास कोई वे आउट वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो कोई ना कोई एक हॉबी इनकलकेट कर लो, है ना, जो जिसको तुम्हें करने में मज़ा आता हो, है ना. जैसे जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे पास वे आउट था पजल्स. मुझे पजल्स बहुत पसंद थे, हाँ. तो मतलब मैंने रेलवे स्टेशन से पहेलियों की किताब खरीद के भी ट्रेन में जाऊँगा, पूरे टाइम पहेलियाँ सॉल्व करते हुए जाऊँगा, हाँ. तो वो मेरे लिए वे आउट था, है ना. तो ऐसे ही कोई हॉबी इनकलकेट कर लो, है ना. जैसे फिर कुछ टाइम पहले ऐसे हॉबीज़, जब लॉकडाउन था तो चेस थी, हाँ. तो ऐसे हॉबीज़ जरूरी नहीं एक ही हॉबी इनकलकेट करनी है कि आप अभी यही मरने तक, कब्र तक यही जाएगी साथ में. चेंज करते रहो कि बोर हो गए इस हॉबी से, नहीं नया क्या अच्छा लग रहा है, नया क्या अच्छा लग रहा है, हाँ. तो ताकि वो एक कहीं ना कहीं, हाँ, रील देखना हॉबी नहीं होनी चाहिए, है ना. रील देखना हॉबी नहीं होनी चाहिए, फ्री फायर खेलना हॉबी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है. समर्थ की तरफ क्यों देखा तुमने? समर्थ फ्री फायर खेलता है ऋषि के साथ.
तो और वो जो तुम्हारा नंदी का भाई नहीं, बहुत पहले ऋषि इसी खेलता है, मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है। तभी वो सर घर चला जाऊं। सर आएंगे देखो एनिमे बस ये एनिमे सही है नहीं तुम्हारे लिए सही नहीं, 10th तक सही था, 12th के बाद सही हो जाएगा। कॉलेज में जाओगे तो तुम क्या करोगे? तुम जैसे कल रात को ये 11th 12th वाले जगह हैं रात भर पढ़ने के लिए, कॉलेज में भी जगोगे तुम रात भर एनिमे के लिए। सुबह क्लास चालू होगी 8 बजे तो तुम 7:30 बजे बोलोगे अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया सो जाता हूँ। मेरी प्रॉक्सी लगा देना, ढूंढोगे कौन जा रहा है। सर आप गॉड गिफ्टेड माइंड पे बिलीव करते हैं? होता तो है। होता है सर, मतलब व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जो एक रात पहले पढ़ के भी टॉपर होते हैं? मतलब मैं गॉड गिफ्टेड माइंड नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ना जो हम क्या करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ ये भी कमी है कि मतलब एक बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए है ना। फर्स्ट योर डेवलपमेंट शुड बी योर जो मोटर कैपेबिलिटीज़ है ना, चलना सीखना है ना। पहले हम घुटने में चलते हैं फिर पैरों पे धीरे धीरे आते हैं, दीज आर मतलब मोटर कैपेबिलिटीज़ जो भी है। फिर उसके बाद फाइन मोटर कैपेबिलिटीज़ मतलब थंब का मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट है ना, जो फाइन मूवमेंट्स है जो तुम्हारी चीज़ों को फाइननेस प्रोवाइड करते हैं। एक तो होता है कि चलो चलना फिरना, उसके बाद कि तुम्हें ग्रिप स्ट्रेंथ और ये सब चीज़ें। फिर इन सब चीज़ों के बाद इन सब चीज़ों के साथ साथ ही एक माइंड का जो डेवलपमेंट होता है, हम क्या करते हैं हम बचपन से पहली क्लास से ABCD सिखाना, 1 2 3 4 सिखाना। उससे पहले पढ़ाई में भी काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं जो डेवलप करनी है ना। रिकॉग्निशन ऑफ कलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स, रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन है ना। तो जब अब उस एज में क्या है कि ये जो मैं क्यूरियोसिटी की बात करता हूँ, ये वही जो मैं कह रहा था कि 3-4 साल 5 साल के बच्चे में अच्छी खासी रहती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो दीज आर द टाइम ना, छोटे बच्चे कितने सवाल पूछते हैं, पापा ये क्यों है, ये क्यों है, ऐसा ही क्यों हुआ है ना। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इसके सवाल खत्म नहीं होते है ना। तो उस टाइम पे अगर उनकी क्यूरियोसिटी को फ्यूल नहीं किया गया है ना, उस टाइम पे ये सब कैपेबिलिटीज़ नहीं डेवलप करी है ना, खुद से लर्न करने की है ना। कि अब बच्चा भाग रहा है तो अब आप हमेशा हाथ ऐसे करके खड़े रहोगे, गिर ना जाए गिरने से बचा लूंगा, तो वो कभी उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि सही से कैसे भागना है ना। और जिस दिन वो गिरेगा तो सर ही फूटेगा सीधा है ना। तो लेट हिम लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स ना। स्टार्टिंग के ईयर्स ऐसे ही होने चाहिए कि मतलब इतने बचपन में जीके इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दोस्त सेकंड क्लास में जीके क्या क्यों पढ़ानी है जीके ना। तो एक थोड़ा सा ये भी रिक्वायर्ड है कि किस एज में क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है ना। कि जो तुम गॉड गिफ्ट माइंड करो ये इनिशियल ईयर्स में डिफरेंस क्रिएट करता है। इनिशियल ईयर्स में अगर आपने ये सब चीज़ें लर्न करी है ना, चीज़ों को कनेक्ट करने कैसे इससे यहाँ तक कनेक्ट किया है चीज़ों को है ना, फॉर्मूले पे नहीं चले गए हैं, तो फिर आपका माइंड आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगा जब आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेगी है ना। अगर बचपन से इस पर कि इसका ये फॉर्मूला है ये कर लो, तो फिर 11th 12th में कितने फॉर्मूले याद कर लोगे 1.5 लाख फॉर्मूले याद नहीं होंगे। हाँ, तो यही बस डिफरेंस है। Sir, as an IITian, do you secretly expect us to think like you, or it is just humanly awesome? क्योंकि सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर रोबोट्स और हम में कुछ खास फर्क रह नहीं जाएगा। नहीं, we know you cannot think like us at this age है ना, but we want you to think like us maybe 10 years ahead है ना। 10 साल बाद हम भी चाहेंगे कि तुम हमारी तरह सोचो है ना। कि अब ये जो हम भी तुम्हारी तरह ही थे, मतलब मैं तो कहूँगा कि जितना तुम डेडिकेटेड हो उतना नहीं था मैं है ना। अब लेकिन अब वो जो 10 साल में हमने एक्सपीरियंस लर्न किया है, मैं भी कह लो कि अब चीज़ों को अलग अलग सेम चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखा है, तो थोड़ा वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप हुई है। तुम्हें हमें लगता है कि नहीं सर को तो कितना आता है, वो आता नहीं है। वो 10-12 साल 15 साल में धीरे धीरे इस लेवल तक पहुँचते हैं है ना। हम नहीं एक्सपेक्ट करते तुम हमारी तरह को, पर कोशिश तो करेंगे है ना। जहाँ तक तुम्हें खींच के ला पाएँ उतना तो कोशिश करेंगे है ना। अब उसके बाद तो फिर तुम्हें ही आगे अपने आप को डेवलप करना है, और वो धीरे धीरे तुम भी डेवलप हो गए। तो तुम्हें अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमसे नहीं लेना है। हमसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके क्या करोगे है ना। हम तो खुद चाहते हैं तुम ऊपर आओ है ना। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर लेना है तो हेल्दी कंपटीशन वाला लेना है अपने पीयर्स से है ना। हम नहीं एक्सपेक्ट करते, मैं तो नहीं करता कि तुम मेरे बराबर आ जाओगे, लेकिन कोशिश करता रहूँगा है ना। कि जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी चैप्टर को लेके, वही तुम्हारी बिल्ड हो पाए है ना। ताकि वही बात की ताकि चीज़ों को रटना ना पड़े
समझ इतने अच्छे से जाओ कि वो तुम्हारे अंदर इनग्रेन हो जाए, बस ये है। सर आवर एजुकेशन सिस्टम इन्फ्लुएंस दिस टू अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट कि मतलब जहाँ टॉपर्स आर रिवॉर्डेड एंड फेलियर्स आर सीन एज अ शेम टू द क्लास, टू द सोसाइटी, इवन टू देयर फैमिली। दिस इज नॉट एजुकेशन सिस्टम, दिस इज सोसाइटी। यस, तो वो सोसाइटल प्रेशर मतलब बच्चे के लिए कहाँ तक सही है इस टाइम पर, क्रूशियल टाइम मतलब अब है ना, हाँ, अब बच्चों से इतनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इसको पॉजिटिव तरीके से ले ले, है ना। जैसे इनिशियल ईयर्स में भी मेरा पढ़ाई को लेके ड्राइव था बिकॉज ऑफ माय फादर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, और या फिर मैं कह लो कि माय फादर्स डिसएक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, इससे कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों ही ड्राइव काम करते हैं, है ना। तो अब जो इसको एक एज ए चैलेंज ले ले, एज ए ड्राइव फैक्टर ले ले, तो उसके लिए वर्क कर जाती हैं चीज़ें, क्योंकि सोसाइटी तो नहीं बदलने वाली ना। सोसाइटी अभी करंटली जिस स्टेट पे है, सोसाइटी ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगाए हैं उस जगह पे आने के लिए। हाँ, तो वो सोसाइटी का माइंडसेट तुम नहीं बदल पाओगे। या तो चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेना सीखो, जितना इन चीज़ों को बर्डन की तरह लोगे उतना ही दबते जाओगे, है ना। टेक इट एज ए चैलेंज। हाँ, तो मैं तो कई बार ऐसे करता भी हूँ जानबूझ के, कि मेरे को पता है ये कर सकता है, पर इसको मैं अगर बोल दूंगा कि तुझसे नहीं होगा, तो फिर शायद इसके अंदर ड्राइव आ जाए कि ये कर ले, है ना। तो कभी हम भी थोड़ा अस्त्र शस्त्रों की तरह इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब बच्चे के दिल पे लगे तो लगे, हम तो विलन बनने को तैयार है। मैं तो रात भर चक्के इनको बिठाने के लिए तैयार हूँ कि आओ पढ़ो रात भर, है ना। लेकिन अब इन्होंने भी उस चीज़ को ऐसे लिया कि नहीं, आज तो रात भर पढ़ेंगे। अगर ये बगावत पे आ जाते, है ना, कि नहीं हम रात भर नहीं रुकेंगे, है ना, या फिर इनके पेरेंट्स बोल देते कि इनको क्यों रोक रहे हो, मत रोको। सारे पेरेंट्स ने भी साथ दिया, नहीं इनको रख लो, मत भेजो, घर पे फ़ोन चलाते हैं, है ना। कि जैसे एक ने तो घर पे फ़ोन किया कि पापा आज बचा लो, तो उसके पापा ने फ़ोन करके बोला इसको रखो वहीं। तो है ना, अब वही, अब अगर वो कर ले कि ठान ले कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, है ना, तो फिर वो उस जो भी कैपेबिलिटी में उनकी डेवलप करना चाह रहा था कल, कि एक बार क्या है कि चीज़ों का मेंटल थ्रेशोल्ड होता है, फिजिकल थ्रेशोल्ड नहीं होता चीज़ों का, है ना। यू ऑलवेज हैव टू ब्रेक योर माइंड फर्स्ट। सर यहाँ आने के बाद, अभ्यास आईआईटी और स्पेशली हम जैसे स्टूडेंट्स से मिलने के बाद, व्हाट्स द वन थिंग यू रियलाइज जो आपको अपनी प्रीवियस लाइफ में नहीं समझ आई थी, एंड व्हाई डिड यू चूज मोतीहारी टू बी द फर्स्ट वन टू गो विद दिस आइडिया? तो दो पार्ट क्वेश्चन है ना। एक तो क्या होता है कि जब तक मैं पढ़ता था तब तक सिर्फ मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ से मुझे पता था कि मेरी कैपेबिलिटीज़ ये है, इससे पढ़ाई ऐसे होती है। तो अब मुझे पता था कि अगर मैं चीज़ों को मेरे से रटा नहीं जाता ना, नहीं रटा जाता, जीरो कैपेबिलिटी है ना। मैंने 10 दिन पहले जो क्लास में फॉर्मूला अगर कोई बताया होगा तो हो सकता है मुझे आज याद ना हो, है ना। लेकिन मेरी कैपेबिलिटी क्या थी कि मैं लॉजिक बिल्डिंग अच्छी कर पाता हूँ चीज़ों में, है ना। जहाँ लॉजिक नहीं भी होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ बना के बिल्ड कर लूँगा, है ना। तो अब जब पढ़ाना चालू करते हैं तो पहला रियलाइजेशन तो ये होता है कि सबकी कैपेबिलिटीज़ मेरी वाली नहीं है। किसी का कोई पोर्शन अच्छा है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है ना। तो पहले तो ये समझ पाना कि इस इंसान की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इसको कैसे बेस्ट समझा पाऊँ। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि लॉजिक बिल्ड कर दूँ, ताकि जिसको लॉजिक बिल्ड करना है वो कर ले, और उसके साथ साथ में मैं इनफ डिक्टेशन दे दूँ, है ना, इनफ फॉर्मूलेज दे दूँ अगर जो भी अवेलेबल है, ताकि जिसका दूसरा तरीका है वो भी हो जाए, है ना। तो मतलब क्लासेस इस तरह से मैंने अपनी टीचिंग प्लान ऑर्गेनाइज किया है कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स इस काम को करवाए। जैसे मैंने यहाँ पे बिहार में ये देखा है कि यहाँ पे थोड़ा फार्मूला कल्चर है ना, कि कैसे हुआ है ये मत बताओ, क्या फार्मूला लगेगा वो बताओ, है ना। ये है कि अब जैसे मतलब यहाँ के बच्चों की मैथ बहुत अच्छी है, पर वो कैसे है, फार्मूला बेस्ड मैथ, है ना। अगर लॉजिक बिल्ड करने बोलो कि ऐसे ही क्यों किया, बोले सर इसमें तो यही फार्मूला लगता है ना, ऐसे यही क्यों लगा, है ना, वो वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं है ना। तो वो थोड़ा सा एक पहली बात तो वो एक जगह बना पाना कि लॉजिक की भी जगह है ना, वो वहाँ पे थोड़ा, है ना। फिर दूसरा केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो फिर ये हो जाता है कि सर बहुत एक्सेप्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, तो एक ये बैरियर ब्रेक करना कि अब एक्सेप्शंस का रीज़न पता होना चाहिए, ताकि मैं उन्हें बोल पाऊँ कि ये एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि इसका लॉजिक ये है। एक्सेप्शन क्या होता है कि जो मतलब जिसका तुम्हें लॉजिक ना पता हो या फिर एक्सप्लेनेबल ना हो एट योर लेवल, है ना, उसको एक्सेप्शंस बोल दिया जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि
कम से कम इतना हो जाए कि जितने एक्सप्लेनेबल लॉजिक्स हैं वो दे पाऊँ, और उसके अलावा कोई बच गया तो उसको नोट में लिखा दिया। एक्सेप्शन कभी नहीं बोलूँगा मैं, है ना। कभी देखा होगा अभी तक मैंने क्लास में एक्सेप्शन वर्ड यूज़ नहीं किया है, मैं नोट करके लिखा देता हूँ, नोट लिख लो, है ना। This doesn't follow this. हाँ, तो और सेकंड क्वेश्चन क्या था, Sir, why did you choose मोतिहारी, है ना। तो अच्छा, इसका आंसर वैसे मैं जब हमने पॉडकास्ट किया था, है ना, उसमें दे चुका हूँ। पर मतलब है ये कि जैसे मैं पहले सैनिक स्कूल में था, है ना, शायद तो तुम्हें पता है नहीं पता, तो वहाँ पे 40% ऑफ द माई क्लासमेट्स, और मैं कह लूँ कि स्कूल के 40% ऑफ द बच्चे बिहार से थे, है ना। तो जो एक जनरल मिसकंसेप्शन है ना, मेरी फैमिली में भी है कि बिहार क्यों गया है ना। तो वो मिसकंसेप्शन मेरे में नहीं था, क्योंकि जब मैंने दुनिया को देखना चालू किया ना, पहली बार वही था कि 6th क्लास में हॉस्टल में चले गए। उससे पहले तो आप घर के शैल में रहते हो, तो 6th क्लास में जब हॉस्टल में गए तो मतलब स्टार्टिंग में जो कुछ दोस्त बने, उनमें से बिहार के काफ़ी थे, है ना। तो उनको भी वहाँ पे चिढ़ाया जाता था बिहारी है बिहारी, पर मुझे उस समय तक मैं बहुत नादान था, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि बिहारी नाम से चिढ़ाते क्यों है ना। लेकिन जब उनकी मैंने क्वालिटीज़ देखी उन बच्चों की, तो वो आउटशाइन करते थे क्लास में हमेशा ना। 3 सेक्शन थे क्लास में, तीनों के टॉपर्स बिहार से थे, है ना। तो वो आउटशाइन करते थे ना। उसके थोड़े 1-2 फैक्टर और थे कि हमसे 2-3 साल में बड़े थे, फर्जी सर्टिफिकेट बना के आए थे, वो वाला भी था। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत तो करते ही थे वो, है ना। मेहनत पे तो हम सबसे आगे ही थे। तो मैंने कभी भी बिहार को वैसे नहीं देखा कि बिहार क्यों जाना है, क्वेश्चन नहीं किया मैंने बिहार को, है ना। और फिर एक तो ये रीज़न हुआ कि मेरे अंदर वो इनहेरेंट बायस नहीं था बिहार को लेकर कि बिहार खराब है, ऐसा कुछ है ना। जो था वो 20-30 साल पहले की बात है, उससे अभी भी 20-30 साल पहले की नहीं पता थी, है ना। जो ये कह रहा है बिहार ऐसा है, उससे पूछ लो ऐसा क्या है वहाँ पे। तो उनके पास आंसर या तो आंसर नहीं होते, या फिर सुने सुनाए आंसर होते, हियर से होता है ना। हियर से तो कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। क्या तुमने देखा है, क्या तुम्हारा फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है, नहीं है तो मेरे से बात मत करो, है ना। सुनी हुई बातें सुन के मेरे से बात मत करो। तो दूसरा कारण ये था कि जो चीज़ मुझे एक्चुअली पता थी कि सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन पढ़ाई से रिलेटेड या फिर ले लो जॉब से रिलेटेड बिहार से ही होता है ना। कि जॉब करने भी लोग बाहर जाते हैं, एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर ही चले जाएं, है ना। तो अब धीरे धीरे जैसे पटना में डेवलप हुआ है, तो लोग पटना जाना प्रेफर करने लगे। लेकिन आज से अगर मैं 2-3 साल पहले की भी बात करूँ तो सब बाहर जाते थे, है ना। चाहे कोटा ले लो, चाहे बोकारो ले लो, है ना। यहाँ का बोकारो का भी कल्चर है थोड़ा। तो ये बताता है कि यहाँ पे एक वाइड है, खास करके एजुकेशन में, और साथ साथ में मैं कहूँगा क्वालिटी जॉब्स में भी, दोनों में काफ़ी बड़ा वाइड है ना। क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी जॉब्स दोनों में वाइड है। और इन तो यहीं पे कहीं ना कहीं देखो तो कोचिंग्स का तो बहुत बड़ा वाइड था ना, गिनती की कोचिंग्स है, और लोकल लेवल्स पे तो है नहीं, है ना। जैसे अभ्यासा आईटी खुला था यहाँ पे मुझे, उससे पहले क्या था, मतलब बस वही था कि अंधों में काने राजा थे, है ना। कि ये यहाँ पे 4 साल पहले 2 सिलेक्शन दिए थे, उसके बेसिस पे अभी तक चलते आ रहे हैं, है ना। ऐसे थे कि क्वालिटी कोचिंग, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि कोचिंग होता क्या है वही नहीं पता था, है ना। यहाँ के कोचिंग्स को नहीं पता था कोचिंग्स क्या होता है, तो पेरेंट्स को कैसे पता होगा, बच्चों को कैसे पता होगा, है ना। कि अब धीरे धीरे चलो डिसेंट्रलाइज हुआ है कोटा से, तो धीरे धीरे कोचिंग्स आने लगे। लेकिन जब हमने ये आइडिया बिल्ड किया था अराउंड 3-4 ईयर्स पहले, कुछ नहीं था यहाँ पे, है ना। उसके बाद वो कोटा का थोड़ा कल्चर थोड़ा मीडिया में आने लगा। पहले भी था कोटा का वैसा कल्चर, ऐसा नहीं था पहले भी, पर थोड़ा मीडिया में थोड़ा आने लगा, तब से वहाँ पर डिसेंट्रलाइज चालू हुआ, तो अब बाकी कोचिंग्स आई हैं यहाँ पे। हाँ, तो मुझे नेगेटिव्स नहीं दिखते थे। जैसे अगर मुझसे बोलो कि सर आपने अपनी जगह जयपुर में क्यों नहीं खोला, हाँ जयपुर में मैं 10 नेगेटिव बता सकता हूँ कि पहले से 30-40 कोचिंग है, तुम और इतने ज़्यादा प्लेयर्स होने के बाद तुम अपना सिर्फ, हमारे पास इससे पहले क्या फाउंडेशन था, बेस था कि हम बस IITians हैं, उसके अलावा तो कुछ था नहीं। हाँ, तो ये जो मार्केटिंग कह लो या फिर ये जो मतलब एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी जयपुर में नहीं होगी, ठीक है IIT यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी, हर जगह ही है ना। लेकिन यहाँ पे कोई और आके नहीं कह सकता ना मोतिहारी में हमसे कि हमारे पास 3 IITian है ना। हमारे यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी भी 2-3 IITian है, ये कोई नहीं आके कह सकता। यहाँ पे ये चीज़ बड़ा इंस्टीट्यूट आके भी नहीं कह सकता, क्योंकि कोई यहाँ पे आके पढ़ाने को तैयार ही नहीं है ना। जिसका जैसे हम भी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमारा खुद का है ना। कहीं और पे भी जाते तो हमारा खुद का ही होता। तो जो भी है सारा का सारा ये कह लो डिसीजन मेकिंग हमारे पास है, तो हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे कोचिंग चलनी है ना। तो ये सब हमें खुद ही डिसाइड करना है, हम किसी के कहने पे चलेंगे नहीं। और जो हमारे लेवल के टीचर्स हैं
वो इतने हाईली पेड हैं कि वो बताते हैं कि मुझे इस जगह जाके पढ़ाना है। उनको आप नहीं कह सकते कि आप मोतिहारी जाके पढ़ा दो, है ना। वो उस लेवल के टीचर्स हैं जिनको उतना हाई, और यहाँ पे मोतिहारी में आके कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, कोई कितना भी बड़ा कोचिंग हो कि उतना पैसा दे पाए, है ना। वो जो टीचर्स वो सैलरी डिमांड करते हैं कि मोतिहारी में उनको वो सैलरी दे दो, है ना। तो ये दो काफ़ी फैक्टर्स, तो नेगेटिव्स नहीं दिखते मुझे ना। ये नेगेटिव ज़्यादा से ज़्यादा किसको नेगेटिव, मेरे पास पर्सनल लाइफ में नेगेटिव है कि मैं बड़े शहर का हूँ लेकिन मुझे छोटे शहर में रहना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कोई नेगेटिव नहीं है ना। तो दिस वाज द मेजर डिफरेंस। मूवी अच्छी नहीं लगती है, हॉलीवुड मूवी भी हिंदी में लगती है। Yes. So you encourage curiosity and questioning. Yet most teachers still treat dissent as disrespect. मतलब जरा सा अगर हटकर बोल दिया तो फिर बैकफायर हो जाएगी बात. And not only with the system और मतलब जो सिस्टम को रूल कर रहे हैं उनके साथ, with parents as well. So how do you balance being the right and the calm teacher with a system that punishes independent thinking? मतलब what made you so? आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मतलब इस तरह से चेंज किया? डिसेंट आई वुड से स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा ना तुम्हारी एज के लिए। आई वुड से कि डिसएग्रीमेंट होता है जनरली, है ना। डिसेंट तो तब होगा जब तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी होगी, डिसएग्रीमेंट होता है और तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं रहती तो वो तुमको फोर्सफुल लगता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे क्या हुआ कि ये वाली जो मतलब तो ये एक्सपीरियंस के साथ ही डेवलप हुआ है कि टू थिंक फ्रॉम अदर्स एंड, है ना, कि तुम्हारे एंड से मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या सोच पा रहा हूँ, हाँ, कि तुमने किसी बात पे डिसएग्री किया है, डिसेंट किया है या फिर मना किया, तो क्या मैं तुम्हारे एंड से सोच पा रहा हूँ, है ना। कि फिर अगर मुझे कहीं ना कहीं से अगर मैं तुम्हारे एंड से सोच पाऊंगा तो तुम्हारे क्वेश्चंस को बेटर समझ पाऊंगा, हाँ, और तुम्हारे क्वेश्चंस को अगर मैं बेटर समझ पाया तो हो सकता है मैं वो आंसर दे पाऊँ अपने डिसीजन के लिए जो तुम सीख कर रहे हो, है ना। ये जरूरी नहीं है वो सच होना हो, पर जो तुम सीख कर रहे हो क्या मैं वो तुम्हें आंसर दे पाऊंगा, है ना। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं क्योंकि एट द एंड तुम डिसएग्री करने के लिए कैपेबल हो क्योंकि यू हैव ए थॉट प्रोसेस, है ना। पर क्या वो तुम्हारा डिसएग्रीमेंट भी सही है या नहीं, या फिर जो मेरा कहना है, जो मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ या फिर जो करने के लिए कह रहा हूँ वो भी सही है या नहीं, वो तो तब पता चलेगा जब वो अप्लाई हो जाएगी चीज़ें। हाँ, जब तक अप्लाई नहीं होती तब तक क्या है कि किस तरह से मैं जो सोचता हूँ तुम्हारे लिए बेस्ट होगा वो करवा पाऊँ ना। पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि उनको जो बेस्ट लगता है ना, कि ये अच्छा होगा, वो अब हो सकता है उनकी थॉट प्रोसेस में कमी हो, है ना, हो सकता है हमारे में भी हो सकती है, उनके में भी हो सकता है तुम सही हो, लेकिन पता तो तभी चलेगा जब वो कर लोगे। अब कर लिया उसके बाद में जैसे मान लो तुमने उनका डिसीजन अपना लिया और उस पर अपना 100% एफर्ट दे दिया और फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो कोसो, बिल्कुल कोसो, मुंह पे बोलो कि आपने डिसीजन थोपा था, नहीं हुआ, मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया। हाँ, तो ये ठीक है, ये हार्श बात है, लेकिन कभी ना कभी लाइफ में ये बातें करनी पड़ेगी। हाँ, इनफ बड़े हो जाओगे तो करोगे। लेकिन अब वही है कि अभी डिसएग्रीमेंट से अच्छा है एक डिस्कशन हो जाए। जब तुम्हें लगता है कि डिसएग्री करना है पेरेंट्स से तो इससे अच्छा है डिसएग्री ना करो, डिस्कशन करो, है ना, कि आपका ये थॉट प्रोसेस है ना, बी मैच्योर, कि हमेशा इसको एक वॉर की तरह मत लो कि घर वालों ने ये कहा है मुझे ये करना है तो मैं तो नहीं करूँगी, या फिर ये सब। कम टू ए डिस्कशन कि क्या उनका जो डिसीजन है क्या उसके लिए वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे पा रहे हैं, क्या तुम्हारा जो डिसएग्रीमेंट है क्या तुम उसके लिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे पा रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिसएग्री तुम डिसएग्री करते हो कि इन्होंने उस दिन मेरी वो बात नहीं मानी थी तो इनकी आज में ये बात नहीं मानूंगी, है ना। तो क्या अब ये मैच्योरिटी धीरे धीरे ही आती है, मुझे भी नहीं थी, मुझे भी अभी आई है ना। तो मतलब जैसे अगर कोई मुझसे डिसएग्री करता है तो मैं पूछ लेता हूँ कि रीज़न क्या है। अगर वैलिड रीज़न है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं थोपूंगा डिसीजन, है ना। लेकिन अगर वैलिड रीज़न नहीं है, तुम मुझे काउंटर नहीं कर पा रहे, या फिर मैंने जो इस बात के तुम्हें बेनिफिट्स बताए हैं, है ना, वो तुम्हें हो सकता है मैं जो इसके बेनिफिट्स आता हूँ वो तुम्हें रिक्वायर्ड ही ना हो, है ना। तो फिर भी मैं गलत हूँ कि मैंने तुम्हें ये एडवाइस दी, है ना। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो एक हेल्दी डिस्कशन पे आ जाओ, डिसएग्रीमेंट से थोड़ा दिमाग शांत रहेगा, है ना। सर और ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी होता है क्योंकि वो अथॉरिटी, वो पावर रहती है मतलब हाँ। टीचर्स के पास या पेरेंट्स के पास कि आई कैन मेक यू डू दिस।
तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं होता है कि क्या हाँ मतलब अब जैसे जैसे ही तुम वही ना, जैसे ही तुम डिसएग्री से डिस्कशन पे आते हो, नाउ यू आर ऑन द सेम लेवल। जैसे ही तुम डिस्कशन पे आओगे वो अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। बस क्या है, उस टाइम पे काम रहना जरूरी है, डिस्कशन को एक पॉजिटिव इमोशंस के साथ गो थ्रू करना जरूरी है, कि जहाँ पे डिस्कशंस में नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं फिर वो आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं, है ना। तो वो जब डिसएग्रीमेंट भी हो रहा है तो उसके डिस्कशन में थोड़ा एक आराम से शांति से, ये है ना, घर वाले भी नहीं होते हैं शांत, तो ठीक है 1-2 घंटे बाद जाके कि मैं ये सोच रहा हूँ, आप ये सोच रहे हो, ये करना है ना। तो मतलब हाइपर्स होते हैं, मेरे को भी गुस्सा आता है, पर वही है ना कि कितना जल्दी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कर पाते हो। इमोशनल नहीं होना है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। हर इमोशन काम का है, ऐसा कोई इमोशन नहीं है जो काम का नहीं है ना। कि जैसे वो कल क्लास में घुसी थी, है ना, वो गुस्साई थी, तो उस समय उसको गुस्सा दिखाना जरूरी था, नहीं तो वो पोडियम तक आ जाती, है ना, वो जो पैसे मांगने आई थी, है ना। तो ऐसे अब उस समय अगर मैं गुस्सा ना दिखाऊं और उसके जाते तुम्हें दिख गया होगा कि मैं एकदम चिल हो गया था, है ना, तो वो वाली कैपेबिलिटी मुश्किल है कि पता होना कि कौन सा गुस्सा कहाँ निकालना है, कौन सी हैप्पीनेस कहाँ रखनी है ना। ये भी मेरे साथ एक्सपीरियंस ये डल हुआ है ना, कि जब तुम इंट्रोस्पेक्ट करने लगोगे अपने खुद के डिसीजंस को, दूसरों के नहीं, खुद के डिसीजंस को। जैसे अगर मैं बताऊं तो 11th-12th के टाइम पे, है ना, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो होता है मेंटल प्रेशर काफ़ी रहता है, तो मेरा गुस्सा मम्मी पे निकलता था। जब भी मैं छुट्टी जाता था तो मम्मी पे निकलता था। फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ करा कि ना, यू इवेंचुअली जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम ऐसे लोगों पे निकालते हो जिनका तुम्हें पता है ये तुम्हें पलट के नहीं कहेंगे, या फिर ये झेल जाएंगे, है ना, या फिर ये कहीं नहीं जाने वाले तुमको छोड़ के गुस्सा दिखाने में, है ना। तो तुम उन्हें दिखाते हो, तो फिर उसी समय मतलब ये वर्ड्स मुझे अब पता चले कि ये मिसडायरेक्टेड एंगर था, जो भी था, ये बड़े बड़े वर्ड अब पता चले। पर 11th-12th क्लास में ये चीज़ एक्सेस कर पाना कि पिछले 2-3 मंथ से ऐसा हो रहा है ना, और ऐसा इसलिए हो रहा है, ये इंट्रोस्पेक्ट कर पाना भी बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे वो क्वालिटीज डेवलप होगी, है ना। अब तुम लोग ऐसी एज पे पहुंच चुके हो कि ये चीज़ें बातें खुद से कर सकते हो, हमेशा दोस्त दुनिया गलत नहीं होती, कभी कभी खुद भी होते हैं, है ना। और इमोशंस को सही जगह यूज़ करना ना, तो देन आई चैनलाइज दैट सेम एंगर इन स्टडीज़, है ना, और चीज़ें कि थोड़ा बहुत जिम वगैरह उससे मैं थोड़ा बहुत ज्वाइन किया कि थोड़ा कहीं ना कहीं एड्रेनलिन रश जो आ रहा है वो निकले, हाँ, तो वो सही जगह पे चैनलाइज कर लो उन चीज़ों को, तो थोड़ा सही रहता है। तो इम्पल्सरी इंटेलिजेंट होना है, डिसएग्रीमेंट्स नहीं करना है। क्या होगा एट द एंड, तुम भी रात को सोते हो यही सोचा कि मम्मी से लड़ाई हो गई, मम्मी भी रात को यही सोच रही है आज बेटी से लड़ाई हो गई, और दोनों अपने अपने करवटें बदल रहे हो, नींद किसी को आ नहीं रही है। हाँ, तो इससे बेटर क्या है, शांति से बैठ के बात कर लो। सर लेकिन अगर किसी कॉन्वर्सेशन में बीच में अगर स्टॉप कर ले, अपने आप को रोक ले, तो सामने वाले सोचता है कि इग्नोर कर रहे हैं या एटीट्यूड आ गया है इसलिए नहीं बोल रहे, तो सीधा बोलो ना कि आई एम टेकिंग सम टाइम, आती हूँ बात करने, तो आधा घंटे बात करूँगी, 1 घंटे बात करूँगी अभी, है ना। अंदर क्या चल रहा है इसको बताने से आराम ही मिलेगा, खुद को भी सामने वाले को भी, है ना। जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे, हमारे साथ भी, कि जब हम बोलते हैं कि नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, हाँ, तुम यूं करके चले जाओगे, फिर घर पे फिर उस बुक में माथा मारते रहोगे, हाँ, तो उससे फायदा नहीं है ना। बेटर क्या, हम भी यही चाहते हैं तुम्हारे नंबर आए, तुम भी यही चाहते हो हमारे नंबर आए, तो फिर गर्दन हिला के क्यों चले जाते हैं। So, इतने सीरियस क्वेश्चंस के बाद लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फन सेगमेंट, दिस और दैट। तो इसमें एक बेसिक सा सवाल बोला जाएगा, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बता देना है, जो भी फर्स्ट मन में आए एक चूज करना है, दो में एक से चूज करना है। ट्रू और फॉल्स वाला टाइप। हाँ, टाइम। सर आपको क्या लगता है, स्टूडेंट्स आपसे ओपन है या बस आपको लगता है कि आपको दोनों ही चीजें हैं, मतलब वैसे आई एम कूल, दोनों में से एक चूज करना है तो आई एम कूल। सर आईआईटी से निकल के मतलब अब टीचिंग में है, तो ये पैशन था या फिर प्लेसमेंट डिसअपॉइंटमेंट? प्लेसमेंट डिसअपॉइंटमेंट, ओके, लाइफ का प्लेसमेंट दैट्स सो डिसअपॉइंटमेंट। ऑनेस्ट। आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जिम, मेडिटेशन या स्टूडेंट्स को रोस्ट करना? मतलब अब तो स्टूडेंट्स को रोस्ट करना ही मानो, बाकी दोनों चीजें तो नहीं है अभी लाइफ में। सर मतलब आपको क्या लगता है, एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन बन गया है या सर्वाइवल? फिलहाल तो कंपटीशन है, लेकिन सर्वाइवल होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है ज़्यादा डेंजरस क्या है, इग्नोरेंस या परफेक्शन?
ignorance is more dangerous. Sir, which one do you prefer? Student excuses or student arguments? Arguments. Arguments. Okay, so which is better? Early morning class or night prep session? Night prep session, obviously. Sir, Early morning. what's your vibe? Student who asks silly questions or student who pretend to understand everything? Silly questions. Are there silly questions, student who ask silly questions or student who pretend to be understand everything? नहीं, silly questions. Silly questions. मतलब थोड़ा वही ना, क्वेश्चंस आउट ऑफ बॉक्स होता है तो फिर सोचना भी आउट ऑफ बॉक्स पड़ता है। नहीं पता होता तो फिर ढूंढना ही पड़ता है। तो मेरी क्यूरियोसिटी फील होती रहती है। I know everything teacher ego या फिर I have no idea moment. Which hits hardest? हिट्स हार्डेस्ट की हाँ। मतलब I know Positive everything वाला में- teacher ego या फिर I have no idea वाला moment. कौन सा वाला है? हिट हार्डर मतलब पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे। दोनों बता दीजिए। तो आई नो एवरीथिंग वाला तो पॉजिटिव में आता है। काफी कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें मतलब बच्चे को एक्सपेक्ट नहीं होता कि ये पता होगा, लेकिन पता होता है। हाँ। हाँ, तो वो पॉजिटिव सेंस में ईगो बूस्ट करता है ना, वो ईगो फुलफिल करता है। और बाकी दूसरा वाला तो ठीक है, वो नहीं आता तो फिर ठीक है करके बताने, वो टेम्परेरी लो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो बेटर है। Last but not the least, the journey to IIT or the 4 years spent at IIT? 4 years spent at IIT. तो इतने सारे लॉन्ग आंसर्स सुनने के बाद लेट्स मूव ऑन टू समथिंग क्विक, समथिंग फन, टू आवर नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज रैपिड फायर। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और व्हाटएवर कम्स टू योर हार्ट फर्स्ट, बिना साइलेंस के, हार्ट या माइंड? बिना व्हाटएवर, जहां भी दो आ रहे हैं बोल लेना है, बस जल्दी बोलना है, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा बिल्कुल। ठीक। क्वेश्चन बोलते हैं। Name your favorite dialogue from your favorite anime. एनीमे? अभी तो पूछा, कुछ दिन पहले किसने पूछा था मेरे से ये, आतादागी मास पूछा है। लेट्स ईट। फेवरेट डायलॉग? हाँ, हाँ ये ओके ओके। वो एक कैरेक्टर है, उसका रिकरिंग डायलॉग है ये। वो खाने बैठता है तो फिर बैठता है। अच्छा सर, अगर एक दिन के लिए आपको अपने यंगर सेल्फ से मिलने का चांस मिले तो पहला आप उसे क्या सिखाएंगे और दूसरा किस बात के लिए माफी मांगेंगे? इफ यू कैन। क्या सिखाएंगे सबसे पहले? हाँ, क्या सिखाएंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें नेचुरल हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। एक्सपीरियंसेस से लर्न करना इज मोर इनग्रेन्ड इन यू देन समवन एल्स। हो सकता है मैं उसको जाके कहूँ कि ये सीख, और वो फिर डिसएग्रीमेंट में आ जाए कि क्यों, तुम कौन हो तो सिखाने वाले, तो फिर उल्टा हो जाए कुछ। हाँ, तो इससे अच्छा है लेट द नेचुरल फ्लो, है ना। जो भी जैसे जितनी भी टाइम ट्रेवल वाली मूवीज में होंगी उसमें तुमने ये देखा होगा ना कि कुछ अच्छा करने जाते हैं, कुछ डबल बुरा हो जाता है, तो नहीं करना कुछ। और सेकंड क्वेश्चन क्या था? एनीथिंग यू वांट टू अपोलोजाइज अबाउट? एनीथिंग आई वांट टू अपोलोजाइज, कि अपॉर्चुनिटीज का फायदा और ज़्यादा लिया जा सकता था, है ना। जैसे अगर मैं बचपन का याद करूँ तो एक बार मुझे काफ़ी इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में 6th-7th क्लास में एक हिंदी वाली मैम थी, उन्होंने देखा कि हाँ ही कैन प्ले रोल ऑफ डॉक्टर बेटर, पर उस समय स्टेज फ्राइट था, तो वो रोल मतलब या तो ये कह लो कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाई, स्टेज फ्राइट इतना हो गया था कि मैम ने देखा 1-2 दिन में कि इससे नहीं हो पाएगा, स्टेज का डर बहुत ज़्यादा है, कि नॉर्मली कमरे में करवाते तो ऐसे करता है, स्टेज पे जाते कुछ हो जाता है, तो किसी और को रोल दे दिया। हाँ, तो फिर इवेंचुअली जाके मैंने थिएटर लिया कॉलेज में, है ना। थिएटर जाके अपनी क्लास बैच को मैं ही लीड करता था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज अगर मैं 6th-7th क्लास से चालू कर देता, हो सकता है अभी मैं कुछ थिएटर में ही कर रहा होता ना। तो वो थोड़ा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो उन्हें पूरी कोशिश करो कि 100% दे पाओ उसमें, है ना। कभी भी बेमन से कोई अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं लेनी। सर आईआईटी की डिग्री लेने के बाद लाइफ सॉर्टेड लगती थी? आईआईटी डिग्री लेने के बाद लाइफ सॉर्टेड? हाँ, आईआईटी की डिग्री लेने के बाद लाइफ सॉर्टेड लगती थी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, पर धीरे धीरे इवेंचुअली व्हेन रियलिटी तक तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस नीचे आता है। अनटिल अनलेस आप रिकरिंगली कुछ ना कुछ अचीव करते आए हो। जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कि चाहे एंड तक कुछ ना हो, लेकिन कुछ होता रहता था, तो वो कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिरा नहीं कभी, लेकिन फिर भी हाँ, मैंने लोगों का बहुत गिरते हुए देखा है। सर, ये जो आपका कूल होता है ये कब रियल होता है? मतलब कभी रियल होता है और कभी नहीं होता है, मतलब कभी कभी बस आपके कंट्रोल करने का एक वर्जन होता है। कभी कभी कंट्रोल करता हूँ, लेकिन नहीं तो नेचुरल Otherwise सर अगर आपको एक दिन के लिए स्टूडेंट बनना पड़े, सेम सिस्टम सेम प्रेशर, कितने दिन तक चिल रह पाएंगे आप? सेम सिस्टम अभी वाले अभी वाले हाँ। मतलब अगर इनहेरेंटली मैं ऐसा हूँ वैसे ही हूँ ना, हाँ,
मैं रह सकता हूँ आई कैन डू दिस ऑल डे ऑल नाइट कैपिटल आई कैन डू दिस ऑल नाइट Okay. What is the single most overhyped concept in chemistry? सिंगल मोस्ट ओवर हाइप Overhyped concept in chemistry. मतलब बहुत हाइप कर रखा है बच्चों ने कि ऐसा है, ऐसा है। होता नहीं है। हाँ मतलब ये तो मैं तुमको जो टफ लगता है उसकी बात है कि तुम मोल कॉन्सेप्ट में इतना उलझ रहे हो मोल कॉन्सेप्ट तो अभी तो नेट प्रैक्टिस क्या अभी तो बस वो जैसे ट्रायल बॉल होती है ना वो होती है तुम उसी में घूमते रहते हो ना वो ओवर हाइप ना ओवर वैल्यूड है वो तो तुम्हारे लिए टिप्स मोल कॉन्सेप्ट तो जैसे इसका है मोल कॉन्सेप्ट ऐसा जैसे मैं सोचता हूँ कि एक मोल के अंदर 3 इतने होंगे तो 4-6 उतने हो जाएंगे और ये आंसर तो इस तरह से कैपेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए उस तरह में तुम वो फॉर्मूला लगाने में लग जाते हो गिवन मास अपन मोल और मास ये और वो What's the one skill, non-subject related, every student needs? एबिलिटी टू कमिट Commit. टू योर डिसीजंस आज का कुछ टारगेट है हाँ? और साथ साथ में एबिलिटी टू ओवरकम योर मतलब फेलियर्स एबिलिटी टू ओवरकम योर ये दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है अगर ये सिर्फ ये दो चीज़ें भी हो ना किसी के पास तो मैं पढ़ाई में कैसा भी हो वो 2 साल में इनफ इम्प्रूव हो जाएगा जैसे अभी वाले बच्चों को देख लो है ना इनके बैच में कोई भी ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि पढ़ाई मतलब सर्वगुण संपन्न कोई बच्चा नहीं है लेकिन ये अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं और हम ये सोच पा रहे हैं कि हो सकता है सबका निकल जाए जेईई में तो वो इसीलिए क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू कमिट है ना और एबिलिटी टू ओवरकम देयर फेलियर है ना नहीं तो इनने इतने फेलियर देखे किसने नहीं देखे होंगे तुम में से है ना कि चाहे 10th का रिजल्ट ले लो चाहे हर एग्जाम मतलब इवेंचुअली इनके लिए 80% ऑफ द एग्जाम्स आर फेलियर लेकिन फिर भी एग्जाम से 1 महीने पहले भी उस फोकस से सेम एंथुसियाज्म से लगे रह पाना कि नहीं होगा और इवेंचुअली आ गए हैं उस लेवल पे कि इनका हो जाएगा मोस्ट ऑफ द क्या अगर 1-2 का ऐसा है बस स्टेट ऑफ माइंड पेपर में अच्छा रहे तो हो जाएगा बाकी सबका श्योर है ना मतलब जब बात यहाँ आ गई है कि मैं ये नहीं कह सकता कि इसका नहीं होगा है ना ऐसा कोई बच्चा नहीं है तो इसका मतलब ये 2 क्वालिटीज़ के कारण ही ये यहाँ तक आ पाए और एक एक्स्ट्रा है इनके अंदर की एबिलिटी टू हैव फेथ है ना वो हम मांगते नहीं है ना कि आप हम पे इतना फेथ दिखाओ कि जैसे इनको बोल दिया कि इनको भी इनके पेरेंट्स को भी कि रुकना है रात भर हाँ रुक गए है ना तो ये वाला फेथ सब नहीं कर जो मैं पहले कह रहा था कि डिसएग्रीमेंट कोई कर देता तो नहीं होता है ना ये वाला जो अब मैं बस मेरी कोशिश इतनी थी कि इनके अंदर मैं ये कैपेबिलिटी डेवलप कर पाऊँ मेंटल बैरियर तोड़ पाऊँ कि रात भर जग के 12 घंटे लगातार पढ़ा जा सकता है ना क्योंकि मुझे भी करके ही समझ में आया कि ये तो पॉसिबल है जैसे कल पूरे दिन पढ़े थे इसके बाद तुम सब चले गए 7 बजे तक तो 7 बजे से लगातार 6 बजे तक ये पढ़े तो सिर्फ ये अपने अंदर इनहेरेंटली समझ पाना कि ये हो सकता है ना अब एग्जाम टाइम में क्या होगा तुम्हारे पास बर्डन इतना होगा तो तुम्हारे पास रास्ता एक ही होगा कि पढ़ना है और जब तुम्हें पता है मैं रात भर पढ़ सकता हूँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है तो ये कैपेबिलिटी डेवलप करने का रहा था सक्सेसफुल भी अच्छा भी रहा सर अगर आपको डोरेमोन का एक गैजेट पावर करने का चांस मिले तो वो क्या होगा एनीवे डोर ना एनीवे अभी मुझे कल निकलूंगा यहाँ से घर जाने के लिए आई विल टेक अराउंड 36 आवर्स टू रीच माय होम तो वो 36 सेकंड्स में हो जाता हाँ एनीवे डोर खोला घर बस तो मैं क्लास घर से ही आता सर अब आईआईटी से आए हैं मतलब प्रेशर का वेटरन तो बताइए हम गिल्ट फ्री जीना कैसे सीख सकते हैं वही ना एबिलिटी टू ओवरकम योर फेलियर्स मतलब हमेशा क्या करना है कि जब भी सक्सेस मिले तो क्यों मिली है वो एक्सेस करना है और उनकी क्वालिटीज़ को लेके आगे बढ़ना है जब भी फेलियर्स मिले तो क्या कमी रह गई उनको एक्सेस करके उससे आगे बढ़ना है ना मतलब इवेंचुअली जितने भी ये तुम्हारे टेस्ट हैं लाइफ के इन सबको सक्सेस फेलियर और एनालिसिस ये 3 काम में ही देखना है कि सक्सेस मिली तो क्यों मिली फेलियर मिला तो क्यों मिला अगर तुमने एनालाइज करके क्रक्स निकाल लिया है तो उसके बाद उस इंसिडेंट को भूल जाओ उस एग्जाम को भूल जाओ हाँ हमेशा हम कहते हैं कि पेपर हो गया OT हुआ है WRT हुआ है एनालाइज करो सारे क्वेश्चंस करो कौन सा क्वेश्चन हो गया तो क्या सही से हुआ है या तुक्के में हुआ है कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ है न्यूमेरिकल मिस्टेक हो गई है ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या फॉर्मूला नहीं आता था या टॉपिक ही नहीं आता हाँ तो अगर तुम इस लेवल पे एनालाइज कर रहे हो अपना पेपर तो एक सब्जेक्ट एक चैप्टर का एक पेपर इज इनफ टू ओवरकम ऑल योर लिमिटेशंस है ना तो ये बहुत ज़रूरी है कि नॉट टू गेट इम्पेक्टेड बाय सक्सेस ओवर इम्पेक्टेड बाय सक्सेस और फेलियर
है ना, और एट द सेम टाइम एनालाइजिंग एवरीथिंग। जैसे जैसे अभी इनके ऑनलाइन टेस्ट दिल्ली से दिलवाते हैं हम 12th वालों की, कि वो एनालिसिस तुम तो करते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे मुंह के आगे कोई रख दे एटलीस्ट। जैसे अंकुर है ना, अंकुर 12th में है, तो उसका क्लास अटेंशन काफ़ी अच्छा है ना। मतलब क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं तो थिंकिंग का प्रोसेस काफ़ी अच्छा है, फॉर्मूले याद रहते हैं, सब कुछ सही है, नंबर नहीं आते। हाँ, तो अब वो एग्ज़ाम टाइम में मैं उसके बगल में तो बैठ सकता नहीं हूँ कि क्या सोच रहा है, इस क्वेश्चन पे क्या सोचा बताओ, है ना। तो वो कल मैंने उसका जब ऑनलाइन टेस्ट का एनालिसिस देखा तब मुझे समझ में आया कि वो अपने आप को डाउट करता है, उसकी लिमिटेशन ये है। मतलब मैंने उसका एनालिसिस खोला, उसको साथ में अपने खड़ा किया, बोला कि अब इस क्वेश्चन पे तू क्या कर रहा था, इस क्वेश्चन पे क्या कर रहा था। तो उसका ऐसा था कि सही क्वेश्चंस हैं कि सही किए हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को उसने 6 या 7 मिनट लिए हैं। अब जब तुम 3 घंटे का एग्जाम देने बैठ रहे हो तो द ओनली थिंग दैट शुड बी इन योर फेवर इज टाइम। अगर टाइम फेवर में नहीं है तो तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा नहीं होगा, है ना। तो वो टाइम उसके फेवर में, वो क्या करता था, जैसे न्यूमेरिकल किया, आंसर आ गया, 2-3 मिनट में फिर डाउट करता था क्या सही आया है, फिर चेक किया एक बार सॉल्व करके, है ना। फिर उसके बाद जैसे जो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि देखते ही स्ट्राइक करते हैं हाँ इसका आंसर ये है, उसमें भी वो अपने आप को वापस चेक कर रहा है। तो 7 सेकंड के क्वेश्चन में वो 40 सेकंड ले रहा है, 50 सेकंड ले रहा है। तो वो हर एक क्वेश्चन सही करने के लिए वो 2 क्वेश्चन और वो छोड़ रहा है जो वो कर सकता था, जिसका उसको टाइम ही नहीं मिलेगा एंड में, क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे वो मात खा रहा था। तो अब वो कल उसको वही पॉइंटर बनाए कि अपने आप को डाउट नहीं करना है ना। और क्वेश्चन स्किप करना है तो जल्दी से स्किप करना है। वो क्वेश्चन देख रहा है कि होगा कि नहीं होगा मेरे से, है ना, कि क्वेश्चन ये शायद हो जाएगा शायद, ये सब सोचना ही नहीं है। इतना सोच रहे हो तो इसको एंड में आके करना है इस क्वेश्चन को। स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन करने जो चुटकी में जल्दी जल्दी तुम्हें आते हैं, है ना। इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और जितने स्कोरेबल मार्क्स वो आ भी जाते हैं, है ना। और उसको ये कमी थी तो उसने कल से ही इम्प्लीमेंट चालू भी करना गया। मुझे पहले टेस्ट में रिजल्ट दिखा, है ना, उसकी एक्यूरेसी उतनी थी। उसके साथ क्या था, एक्यूरेसी तो एक जगह स्टेगनेट हो जाती है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कम थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ाने थे, सेम एक्यूरेसी पे आराम से उसको 20 मार्क्स का जंप मिला। तो वो इसी चीज़ को प्रैक्टिस करेगा तो एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी धीरे धीरे। तो ये एनालिसिस का ही फायदा है। सर आप आईआईटी से हैं, सक्सेस की सिंबल क्या हर क्वेश्चन में मिला आईआईटी से, हाँ पता है, सबको पता चल गया सबको। हाँ, तो मतलब कभी किसी स्टूडेंट के स्ट्रगल ने आपको अपना सक्सेस क्वेश्चन कराया? किसी स्टूडेंट के स्ट्रगल ने अपना सक्सेस क्वेश्चन किया है? नहीं, मतलब स्टूडेंट्स के स्ट्रगल पे मतलब अपना सक्सेस क्वेश्चन नहीं करता मैं। ये क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ कैन आई हेल्प हिम ओवरकम, या फिर ये सब चीज़ें। अपना सक्सेस ये तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है कि अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करना, दूसरे की चीज़ों से अपने को क्वेश्चन करना, है ना, वो चीज़ मैंने छोड़ दिया है। उन सबसे मैं ऊपर उठ चुका हूँ अभी उसी लेवल पे हैं अभी हम लोग। सर अगर एक स्टूडेंट आपसे ये कहे सर मुझे पढ़ाई से नहीं लाइफ से डर लगता है, तो आप क्या कहेंगे? मतलब फिर मैं उससे पूछूंगा क्या तुम्हारी लाइफ पढ़ाई है ना, क्योंकि अब जब लाइफ से डर लगता है और बहुत कम एज में ये बात कोई अगर बोले तो आइदर ही इज टू नाइव अबाउट लाइफ और आइदर ही इज टू स्कार्ड फॉर लाइफ। हाँ, तो नाइव वाला ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर स्कार्ड भी हो तो जितनी मदद हो सकती है उतनी तो करेंगे। सर सक्सेस के प्रेशर में आपने कभी अपने यंगर सेल्फ को मिस किया, मतलब थ्रू आउट दिस जर्नी? अरे यंगर सेल्फ तो हमेशा मिस ही करता हूँ, कितनी अच्छी लाइफ थी कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन, अगर लाइफ एक एग्जाम होती तो आपका चीट कोड क्या होता? लाइफ एक एग्जाम होती तो चीट कोड क्या होता? जैसे लाइफ के लिए है कि हमेशा ऐसे रूम में बैठो जहाँ पे तुम्हें सीखने को मिले। जैसे एग्जाम में हमेशा ऐसे के पीछे बैठो जिससे चीट करने को मिले, है ना। तो ये भी मतलब है कि हमेशा जब अगर तुम लाइफ में सबसे अपने रूम में सबसे सुपीरियर हो तो फिर तुम्हें सीखने को कुछ नहीं मिल रहा, तुम सिखा ही रहे हो, है ना। लेकिन व्हेन यू आर इन रूम वेयर यू आर सराउंडेड बाय पीपल फ्रॉम हुम यू कैन लर्न फ्रॉम, तो तुम हमेशा ग्रो ही करते रहोगे, है ना। और जैसे ही वो उस रूम में तो सबसे बड़े तुम हो जाते हो तो रूम चेंज कर लो।